हेलो गाइज, आपका स्वागत है यू ट्यूटोरियल में। आज हम जनरल साइंस का 6 पार्ट करने जा रहे हैं। 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ। पिछले 5 पार्टों में हमने कई सारी चीज़ें सीखी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कई क्वेश्चंस को समझा और आज मैं 6 पार्ट के साथ आया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ द जनरल साइंस। द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बात हो रही है नॉन मेटल की। नॉन मेटल नेचर में वो ज़्यादातर गैसेज होती हैं। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, नॉन मेटल ज़्यादातर गैसेज होती हैं और लिक्विड होते हैं। सॉलिड ज़्यादातर नॉन मेटल नहीं होते। अगर होते भी हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसे होती हैं, ईजिली ब्रेकेबल होते हैं, उनकी हम चादर नहीं बना सकते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी को हम पास नहीं करा सकते, हीट को पास नहीं करा सकते हैं। तो नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अगर हम ऑप्शन देखें, पहला मरकरी। मरकरी एक मेटल होता है जो थर्मामीटर में यूज़ करा जाता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बना, थर्मामीटर में हम किसे यूज़ कर रहे हैं, मरकरी को। बी ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में मिलता है। कार्बन भी नॉन मेटल है और हीलियम भी नॉन मेटल है, बट कार्बन एक सॉलिड नॉन मेटल है, हीलियम एक गैस नॉन मेटल है, बट यहाँ पे बचा ब्रोमीन आंसर। तो द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आंसर इज ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक लिक्विड होता है और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है और एक नॉन मेटल होता है ना। कम ऑन क्वेश्चन सेकेंड, द विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अच्छा, अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? देखो, आप अपने आसपास सबसे ज़्यादा अगर चीज़ें देखें तो आप ऑप्शन देखें पहले, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड आयरन। ऑक्सीजन हम लोगों को पता है एनवायरनमेंट में कितने परसेंटेज हैं, हम उसको जानते हैं। हमें आयरन के बारे में भी पता है, आयरन के ऑब्जेक्ट बहुत मिलते हैं। मैग्नीशियम इतना अमाउंट में नहीं है, फिर भी बहुत है। बट जो एल्यूमिनियम है वो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। मैक्सिमम चीज़ें एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। घर में आप कई चीज़ें यूज़ करते हैं, क्योंकि आयरन थोड़ा हैवी होता है, एल्यूमिनियम थोड़ा हल्का होता है, ये थोड़ा शाइनिंग होता है, जैसे डस्टबिन वगैरह हम इसमें काफ़ी बना सकते हैं। और एल्यूमिनियम के साथ कई सारे मेटल नॉन मेटल को मिला के एलॉयज बनाए जाते हैं जो बहुत काम में आते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका? सेकेंड, एल्यूमिनियम। नाउ कम ऑन क्वेश्चन थर्ड, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस आप लोग जानते हो, पौधे सनलाइट के प्रेजेंस में, जो सनलाइट होती है उसकी प्रेजेंस में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से खाना बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोगों को बहुत इजीली पता है। तो इसमें जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट होता है वो किसका होता है? देखो, हमने ये सुना है कि हरे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। तो लीफ की बात आती है तो लीफ हरे रंग की होती है, ये पॉसिबिलिटी है, बट ये आंसर नहीं है। स्टेम नहीं हो सकता। गार्ड सेल और क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, तो आंसर यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ, क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर है। फोटोसिंथेसिस का मेन साइट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। कई बार इसकी जगह क्लोरोफिल भी आ जाता है, तो आपको क्लोरोफिल भी याद रखना है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? एक्चुअली जो हरे पत्ते होते हैं उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। आप लोग हरे पत्ते में एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो हरे दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और यही क्लोरोप्लास्ट सन एनर्जी को, सन की जो एनर्जी आती है उसको कन्वर्ट करता है शुगर में, जिसको पौधे लेके अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जो ओवरऑल क्या है, हर आदमी को फूड की जरूरत है, पौधे को फूड कहाँ से मिलता है? सन एनर्जी से। सन एनर्जी को फूड में कौन कन्वर्ट करता है? दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्वेश्चन थर्ड है, यहाँ से आंसर क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। नाउ कम ऑन क्वेश्चन फोर्थ, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में किस एलिमेंट की सबसे ज़्यादा हमें हेल्प चाहिए होती है? देखो, प्रोटीन के बारे में आप एक लाइन याद कर लीजिए, सिंपल। वैसे मैंने डायग्राम दे रखे तो आंसर क्लियर हो जाता है, बट फिर भी आप प्रोटीन के लिए एक लाइन याद कर लीजिए, प्रोटीन इज लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। याद रख लीजिए, प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। जितने भी प्रोटीन होते हैं वो एक चेन होते हैं अमीनो एसिड के। तो अमीनो एसिड हमेशा नाइट्रोजन से बना होता है, तो आंसर यहाँ पे सिंपल क्या है? नाइट्रोजन। तो जो प्रोटीन होता है वो बॉडी में किससे बना होता है, किस एलिमेंट से सिंथेसिस होता है? नाइट्रोजन की हेल्प से होता है। अच्छा, एक बात और पूछ लेते हैं कि प्रोटीन का वर्क क्या होता है? हमारी बॉडी में हम प्रोटीन लेते हैं खाने के थ्रू कई चीज़ों से, तो इसका वर्क क्या होता है? ये सेल की ग्रोथ में मदद करता है, सेल के रिकवरी में मदद करता है। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग तरीके के प्रोटीन होते हैं जो हर सेल की ग्रोथ, उसके रिपेयरिंग में मदद करते हैं। तो प्रोटीन का काम क्या है? सेल के मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोथ वगैरह में मदद करना। ओके गाइज, नाउ कम ऑन क्वेश्चन फिफ्थ,
ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम। अच्छा देखो, ब्लड में कौन सा फ्लूइड मीडियम होता है। आपने देखा होगा जो हमारा ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड, वो लिक्विड फॉर्म होता है और वो इजीली फ्लो करता है। क्यों फ्लो करता है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक फ्लूइड मीडियम है जिसकी वजह से ब्लड इजीली फ्लो कर पाता है। तो वो फ्लूइड मीडियम ब्लड में कौन सा होता है? एग्जाम्पल देखते हैं, पहले हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। लिम्फ, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ऑल ऑफ दीज। अच्छा चलो हम यहाँ पे सिंपल सी बात करते हैं। लिम्फ, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ऑल ऑफ दीज। ब्लड को 4 तरीके से कैटेगराइज करा गया है, मैं आपको गाइस बताऊं। पहला प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, तीसरा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और चौथा प्लेटलेट्स। तो 4 पार्ट ब्लड के आप समझ गए, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो जो प्लाज्मा होता है वो फ्लूइड पार्ट होता है, वो भी कलरलेस फ्लूइड होता है। अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें एक लिक्विड पार्ट भी है जो लगभग कलरलेस है, लगभग पूरी तरीके से नहीं होता है। दैट कलरलेस पार्ट इज कॉल्ड प्लाज्मा और वही ब्लड के फ्लूइड मीडियम को बनाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया? प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स उसको रेड कलर प्रोवाइड कराता है। डब्ल्यूबीसी जो हम व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर, वो हमेशा ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करती हैं। तो ये इस तरीके से ऑप्शन हो गए। Now come on question 6. Which of the following help in protecting the inner lining of the stomach from the harmful effect of hydrochloric acid? अच्छा गाइज, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे स्टोमक में एक एसिड प्रोड्यूस होता है HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कई बार एसिडिटी हो जाती है, हम जब ओवर खाना खा लेते हैं तो एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है। एसिडिटी नहीं होती है वो, एक्चुअली एसिडिटी का मीनिंग क्या होता है? ज़्यादा HCl का प्रोड्यूस हो जाना, बॉडी स्टोमक खुद उसको रिलीज करता है HCl को। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा क्या होगा। म्यूकस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, बाइल। इसमें जो 3 ऑप्शन है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और बाइल, BCD, ये तीनों ही एंजाइम्स होते हैं जो लिवर क्रिएट करता है या स्टोमक क्रिएट करता है। इन तीनों का काम होता है खाने को पचाने में। बट जो म्यूकस है ये स्टोमक की इनर लाइनिंग होती है। जब एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है या एसिड क्रिएट होता है तो ये स्टोमक को अंदर से बचाने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस। तो जो स्टोमक की जो वॉल्स होती हैं उनको एसिड से सेव करने का काम मेनली किसका होता है? म्यूकस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो जो स्टोमक की इनर वॉल्स होती हैं उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने का काम किसका होता है? म्यूकस का। तो क्वेश्चन 6 का आंसर A ठीक है, म्यूकस। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 7. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस? हाँ, अच्छा, ब्लड को साफ करना और वेस्ट को अलग करना, हमें पता है इसका मेन काम कौन करता है? किडनी करती है। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू ये होता है? तो किडनी ट्रांसप्लांट तो नहीं हो सकता। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब होता है एक नई किडनी लगा देना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी नहीं होता, हाइड्रोलिसिस भी नहीं होता, डायलिसिस इसका आंसर है। डायलिसिस का मतलब होता है ब्लड से वेस्ट सब्सटेंस को निकालना और उसको साफ करना। तो किडनी का काम क्या होता है? डायलिसिस करने का। पर जब किडनी खराब हो जाती है तो हमें आर्टिफिशियल डायलिसिस करानी पड़ती है जो मशीन के थ्रू होती है। मैंने डायग्राम भी दे रखा है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 7th का C, डायलिसिस। कम ऑन क्वेश्चन 8. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोगुलेशन इन कट और वाउंड? अच्छा गाइस, जब हम लोगों को चोट लग जाती है, क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। जब हमें चोट लग जाती है तो आप देखते हैं तुरंत ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, जो घाव होता है वो भरने लगता है और बंद हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? और मैंने अभी ये आपको बताया था कि ब्लड के 4 पार्ट होते हैं। प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है, रेड BC जो उसको लाल कलर प्रोवाइड कराता है, हीमोग्लोबिन प्रोवाइड कराता है, WBC जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में मदद करता है, और चौथा होता है प्लेटलेट्स जो कोगुलेशन मतलब जो कट और वाउंड होते हैं उसको बंद करने में मदद करता है, जिसको हम कहते हैं खून का धक्का जम जाना, है ना। तो उसमें मदद कौन करती हैं? प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो गया? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो कट और वाउंड होता है, जो खून को जमाने में मदद करता है। क्वेश्चन 8 का आंसर प्लेटलेट्स। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 9. विद बोथ आइज ओपन अ पर्सन फील्ड ऑफ व्यू इज अबाउट? अच्छा, अगर दोनों आंखें ओपन है तो आपका फील्ड व्यू कितना होगा? तो आंसर है C, 180 डिग्री। आप इसे याद रख सकते हैं।
अगर आपकी दोनों आंखें ओपन हैं तो जो पर्सन का जो व्यू कितना होता है 180 डिग्री। अगर एक आंख ओपन होती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, तो पर्सन का व्यू 150 डिग्री का होता है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को, मतलब हम 180 डिग्री के व्यू में देख सकते हैं। अगर मैं अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रख लूँ और इधर उधर देखूँ तो हम इस पूरे हिस्से को देख सकते हैं सामने के और अपने हाथ के इधर के। तो दैट इज़ द व्यू ऑफ 180 डिग्री। तो दो आंखें ओपन करके हम दोनों आंखें ओपन करके 180 डिग्री देख सकते हैं और एक आंख से 150 डिग्री। तो आंसर यहाँ पे सी होगा। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 10। अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक पर्सन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता है। दो ही कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट पास की चीज़ें देख लेता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड। उसको कौन सा डिफेक्ट है विजन का? तो गाइस देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है? आंखों के सामने एक धुंधलापन आ जाता है, उसे हम कैटरैक्ट कहते हैं। तो ये डिफेक्ट नहीं है विजन का, ये अलग बीमारी है। हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है जब हमें पास का ना दिखे। मायोपिया। मायोपिया में हमें दूर का नहीं दिखता। और जो प्रेस बायोपिया होता है वो भी एक हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही होता है। इसमें भी हम पास का नहीं देख पाते हैं, बट ये ओल्ड एज में होता है। इसके साथ कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक है कि जो पर्सन है अगर उसे दूर का नहीं दिख रहा है तो उसको कौन सी बीमारी है? मायोपिया। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि उसको कौन सी बीमारी है अगर दूर का नहीं दिख रहा है। तो दूर का ना दिखे तो मायोपिया कहते हैं, पास का ना दिखे तो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अच्छा, कई बार ये पूछ लेता है कि वो कौन से लेंस से उसको ठीक करा जा सकता है। अच्छा, जब दूर का नहीं दिखता है तो हम लेंस का यूज़ करते हैं कॉनकेव, और पास का नहीं दिखता है तो हम लेंस यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। अगर दूर का ना दिखे तो हमें लेंस यूज़ करना है कॉनकेव, और पास का ना दिखे तो कॉन्वेक्स। मायोपिया के केस में कॉनकेव, हाइपरमेट्रोपिया के केस में कॉन्वेक्स। मायोपिया एक्चुअली बचपन में भी हो जाता है। ज़्यादातर लोगों में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसमें मायोपिया मिलता है। हाइपरमेट्रोपिया कम लोगों में होता है। मायोपिया साधारण, जैसे मुझे भी जो स्पेक्ट्स लगे हुए हैं, ये भी मायोपिया प्रॉब्लम है, दूर का देखने में दिक्कत। ओके गाइस, ये सिर्फ मसल्स के वीकनेस की वजह से हो जाता है। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 11। नाउ क्वेश्चन 11 पे आते हैं। व्हाट इज द एंशिएंट नेम फॉर द ऑल ह्यूमन बींग्स। देखो गाइस, एंशिएंट नेम की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें हम एप कहते थे, जिन्हें हम चिंपैंजी भी समझ सकते हैं। बट धीरे धीरे ह्यूमन में ग्रोथ होने लगी और चेंज आने लगा, जैसे उनकी हड्डी बिल्कुल ठीक हो गई। और जो आज के ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एंशिएंट ही हैं मेनली। तो ये जो एंशिएंट ह्यूमन बींग है इनको हम साइंटिफिक नेम की तरह भी समझ सकते हैं। और जो ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस है। तो यहाँ क्वेश्चन 11 का आंसर होगा सी, होमो सैपियंस। याद रखना है, ह्यूमन बींग्स का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमो सैपियंस। वो कैसे कैसे चेंज हुआ? एप से वो ह्यूमन बींग में कन्वर्ट हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं? होमो सैपियंस। तो एंशिएंट नेम यहाँ पे आप चिंपैंजी नहीं कहेंगे, उसको होमो सैपियंस कहेंगे। ठीक है गाइस, तो आंसर सी यहाँ पे राइट है। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 12। फंजाई आर प्लांट्स दैट लैक। अच्छा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, नन ऑफ दिस। फंजाई कौन से प्लांट होते हैं जिनमें किस चीज़ की कमी होती है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की, नन ऑफ दिस। तो जो फंजाई के बारे में आपको बताऊंगा, कई तरीके के किंगडम्स होते हैं हमारे बायोलॉजी में, जिनमें से एक किंगडम है फंजाई। जैसे एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, उसी तरीके से एक किंगडम है फंजाई। इनकी खूबी ये होती है, ये डेड ऑर्गेनिक प्लांट्स जो होते हैं, जो या डेड ऑर्गेनिक बॉडीज़ होती हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। मतलब फंजाई डेड चीज़ों से अपना खाना लेती है, लाइक मशरूम, ये भी एक फंजाई है। तो जो क्लोरोफिल है उसकी कमी की वजह से ये अपना खाना डेड प्लांट से लेती है। नहीं तो अगर क्लोरोफिल होता तो ये अपना खाना खुद बना लेते। तो आंसर सी यहाँ पे ठीक है। फंजाई आर द प्लांट्स दैट लैक्स क्लोरोफिल। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 13। विच ऑफ द वेजिटेबल हैव एबंडेंस ऑफ विटामिन ए एंड सी। किसमें ए और सी ज़्यादा है? ब्रिंजल, लेडी फिंगर, पोटैटो, टोमेटो। तो डायग्राम से आप क्लियर हो गया होगा, टोमेटो आंसर है। बट मैं आपको बताऊंगा विटामिन ए और सी और क्या क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है विटामिन ए और सी से होने वाली की कमी से होने वाली बीमारियां बताएं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम कहते हैं रतौंधी, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को दिखना बंद हो जाता है, विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन सी की वजह से होता है स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों पे सूजन आ जाती है। ये खट्टी चीज़ों में अगर रहता है विटामिन सी
तो जो टोमेटो है उसमें विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन सी भी। ए की वजह कमी से कौन सा बीमारी होती है, दैट इज कॉल्ड रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। सी की वजह से कौन सी होती है, स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों पे सूजन आना और भी कई सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये जो वेजिटेबल है जिसमें विटामिन ए और सी मैक्सिमम है, ये है टोमेटो। ओके गाइज, गाजर में विटामिन ए बहुत होता है, नींबू में विटामिन सी बहुत होता है। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 14, हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665? किसने सेल को डिस्कवर्ड करा इन 1665? तो हम सिंपल सी बात करते हैं, रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी करी। सेल क्या होती है, ये हमारी बॉडी का यूनिट पार्ट होता है। हमारी जो बॉडी है सेल से मिलके ही बनी है। तो सिंपल बात में सेल क्या होती है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट है। 1665 में किसके थ्रू इसकी डिस्कवरी करी गई? डिस्कवरी क्या मतलब, इसको पहचाना किसके द्वारा गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा। सेल को अगर हम जोड़ दें तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू को जोड़ दें तो ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन को जोड़ दें तो ह्यूमन बॉडी बन जाती है। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक फैक्टर? अच्छा, अबायोटिक कौन सा यहाँ पे नहीं है? लाइट, प्लांट, हीट, टेम्परेचर। अगर हम लाइट की बात करें, ये अबायोटिक है क्योंकि ये सांस भी नहीं ले पाती। हीट की बात करें, ये भी अबायोटिक है। टेम्परेचर की बात करें, ये भी अबायोटिक है। बट जो प्लांट्स होते हैं ये बायोटिक होते हैं नेचर में। तो यहाँ पे आंसर सिंपल सा क्या है, प्लांट। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था और ये बेसिक क्वेश्चन है, टैट सी टैट में पूछ लिए जाते हैं। बट यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट, आपको पता है 180 डिग्री व्यू वाला सी टैट में 1-2 साल पहले ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो कई इस तरीके के क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए जो पेपर में आ जाते हैं। सो थैंक यू गाइस आज कनेक्ट होने के लिए। आज आपने नए 15 क्वेश्चन यहाँ पे सीखे।